नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है नोटा यानी नन ऑफ द एबव, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा भारत के निर्वाचन आयोग से कोर्ट में दायर एक याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें नोटा के पक्ष में सर्वाधिक मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। तो इसलिए ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, नोटा चुनावी उम्मीदवारों के प्रति असंतुष्ट होने पर आम लोगों को अपनी नापसंदगी व्यक्त करने का अवसर देता है। सेकंड, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। ये आपको वर्ष भी याद रखना है, वर्ष 2013। इस प्रकार भारत नकारात्मक मतदान करने वाला 14वां देश बन गया। थर्ड पॉइंट, ये अधिक लोगों द्वारा अधिक मतदान करने की संभावना को बढ़ाता है, भले ही वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करते हों, और इससे फर्जी वोटों की संख्या में भी कमी होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नकारात्मक मतदान चुनाव में एक संस्थागत बदलाव ला सकता है और इससे राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को पेश करने के लिए विवश होना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में कहा था कि नोटा का विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा प्रत्यक्ष चुनाव के लिए उपलब्ध है, न कि एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए। अतः राज्यसभा निर्वाचन हेतु नोटा का विकल्प नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, यानी राज्यसभा के लिए इसका प्रावधान नहीं है, यानी राज्यसभा में नोटा प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है बारालाचा ला दर्रा खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, सीमा सड़क संगठन यानी वीआरओ द्वारा पहली बार लद्दाख में लेह से संपर्क बहाल करने के लिए पूर्व निर्धारित समय से काफ़ी पहले हिमाचल प्रदेश में अवस्थित महत्वपूर्ण बारालाचा ला दर्रे को फिर से खोलने पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे ये दर्रा न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। तो ये श्रेणी भी आपको याद रखनी है जिसमें ये अवस्थित है, जास्कर रेंज। थर्ड पॉइंट, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है तथा लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। फोर्थ पॉइंट, ये दर्रा भागा नदी और यूनाम नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। पांचवा, वीआरओ का गठन 1960 को हुआ था। ये रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। वीआरओ भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर सड़क निर्माण करता है। तो ये वीआरओ के बारे में कुछ जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये कि किसके अंतर्गत है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और किसकी स्थापना कब हुई, 1960 में। और ये कहाँ कहाँ सड़क निर्माण करता है, भारत में और इसके पड़ोसी देशों की सीमाओं पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में राज्यसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, इस विधेयक में हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर में 2 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों संस्थान आपको याद रखने, हरियाणा का कुंडली और तमिलनाडु का तंजावुर। थर्ड, विधेयक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी प्रावधान किया गया है, जो संस्थानों के प्रमुख कार्यकारी निकाय के रूप में तथा कार्यक्रमों के समन्वय और प्रदर्शन में सुधार हेतु विमर्श की सुविधा के लिए एक परिषद के रूप में कार्य करेगा। फोर्थ, विधेयक में इन संस्थानों को खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च और ज्ञान प्रसार के संदर्भ में
स्वायत्ता प्रदान करता है। तो ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समन परियोजना यानी NCRMP खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा देश में चक्रवात जोखिमों से निपटने हेतु राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समन परियोजना नामक एक परियोजना शुरू की गई है, जिससे ये परियोजना खबरों में थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इस परियोजना से जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, इसका उद्देश्य भारत के तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने हेतु उपयुक्त संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय करना है। सेकंड, इस परियोजना को संबंधित राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी INIDM के समन्वय से गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा। थर्ड, परियोजना के तहत संवेदनशीलता के विभिन्न स्तरों सहित 13 चक्रवात प्रवण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उसमें संघ शासित प्रदेश भी शामिल हैं, की पहचान की गई है। फोर्थ, इसके लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, चक्रवातीय घटनाओं की आवृत्ति, जनसंख्या, आकार और आपदा प्रबंधन के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र आधार पर इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहली श्रेणी है उच्च भेद्यता वाले राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और दूसरी श्रेणी है निम्न भेद्यता वाले राज्य यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 6 पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसमें निम्न कार्य शामिल हैं। पहला है बेहतर पूर्व चेतावनी प्रसारण पद्धति को मजबूत करना। दूसरा है आपदाओं का सामना करने हेतु स्थानीय समुदायों की क्षमता में वृद्धि करना। तीसरा है आपातकालीन शरण स्थल, प्रभावित स्थान से निकासी और उच्च क्षेत्रों में तूफानी हवाओं, बाढ़ और चक्रवातों के बचाव के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया है, जिससे संशोधन विधेयक खबरों में था। अब हम लोग दिल्ली में जो वर्तमान शासन प्रणाली है यानी पद्धति, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA को जोड़ा गया था। इसके तहत एक विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का गठन किया गया था। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, और संविधान संशोधन भी 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ। सेकंड पॉइंट, मौजूदा अधिनियम के अनुसार दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड पॉइंट, दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी पूर्ण राज्य के राज्यपाल के समान नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में प्रशासक है जो उपराज्यपाल के पदनाम से कार्य करता है। अगला है वर्तमान संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान, यानी जो हाल ही में संशोधन विधेयक लाया गया है उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें। पहली है, विधेयक में वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा, इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार का तात्पर्य उपराज्यपाल होगा। थर्ड, विधेयक में जिन मामलों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन मामलों में उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। फोर्थ, इसके तहत मंत्रिपरिषद या दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए किसी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से अपनी राय प्रदान करने के लिए अवसर देना सुनिश्चित किया गया है। पांचवा, सरकार द्वारा अथवा किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा किसी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। 6, विधेयक में दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों के संदर्भ में
विधानसभा अथवा इसकी किसी समिति को नियम बनाने अथवा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। 7, इस संशोधन के माध्यम से निर्वाचित सरकार के लिए अपनी सभी फाइलों पर उपराज्यपाल यानी एलजी के कार्यालय की अनुमति प्राप्त करने को अनिवार्य करना मुख्यतः सरकार की स्वायत्तता तथा दिल्ली के पूर्ण राज्य के स्वप्न को भी समाप्त करेगा। तो इससे आपको पता चलता होगा ये काफ़ी विवादित अधिनियम है, यानी जो संशोधन अधिनियम आया अभी, तो हो सकता है इससे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद खड़ा हो जाए। अगला राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह खबरों में। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जोसके मणि गुट को आधिकारिक केरल कांग्रेस मणि के तौर पर मान्यता देने और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी जो 2 पत्तियां हैं आवंटित करने संबंधी निर्णय पर केरल उच्च न्यायालय के पुष्टिकरण को बरकरार रखा है, जिससे राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह खबरों में थे। तो ये हम लोग जानते हैं इनसे जुड़े हुए मुख्य पॉइंट। पहला है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017 के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला आरक्षित यानी रिजर्व। देश भर में 8 राष्ट्रीय दलों और 64 राज्य दलों को आरक्षित प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए हैं। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। देश में 8 राष्ट्रीय दल हैं और 64 राज्य दल। सेकंड स्वतंत्र यानी फ्री। निर्वाचन आयोग के पास लगभग 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्हों का एक कोष होता है, जिन्हें चुनाव से पहले अचानक नजर आने वाले हजारों गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आवंटित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इस आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत निर्वाचन आयोग प्रतिद्वंदी समूहों अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के गुटों द्वारा पार्टी के नाम तथा प्रतीक चिन्ह संबंधी दावों के मामलों पर निर्णय ले सकता है। फोर्थ, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के किसी विवाद अथवा विलय पर निर्णय लेने हेतु एकमात्र प्राधिकरण भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सादिक अली तथा अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले जो 1971 का है में इसकी वैधता को बरकरार रखा। पांचवा, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें पहला पॉइंट है नामांकन पत्र दाखिल करने के समय राजनीतिक दल या उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग की प्रतीक चिन्हों की सूची में से 3 प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। सेकंड, उनमें से राजनीतिक दल या उम्मीदवार को पहले आओ पहले पाओ आधार पर एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। थर्ड, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजित होने पर पार्टी को आवंटित प्रतीक चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में एक सूचना के मुताबिक इसको देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है, जिससे स्टैचू ऑफ यूनिटी खबरों में थी। सेकंड पॉइंट, ये नर्मदा नदी जो कि सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है के साधु बेट द्वीप पर स्थित है, तो इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, इसका डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा तैयार किया गया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इस प्रतिमा का जटिल कांस्य क्लैंडिंग कार्य चीनी फाउंड्री जिंगयांसी टाकाइन कंपनी द्वारा किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। फिफ्थ, इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसीलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। 6, सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। 7th पॉइंट, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची यानी 182 मीटर मूर्ति है, तो ये आपको याद रखनी है। इसकी लेंथ भी 182 मीटर यानी इसकी हाइट अर्थात ऊंचाई।
अगला अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसके तहत भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे खाद्य, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि की कीमत में परिवर्तन की गणना करता है। सेकंड, ये सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। थर्ड, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, वर्ष 2012 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आधार वर्ष भी आपको याद रखना है 2012। पांचवा, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी डेटा का उपयोग करती है। अगला है 6 पॉइंट, CPI के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, दूसरा है कृषि मजदूरों के लिए CPI, और तीसरा यानी C ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI, और चौथा अंतिम CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त। 7वां पॉइंट, इनमें से प्रथम 3 को यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए और ग्रामीण मजदूरों के लिए 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि CPI के चौथे प्रकार को यानी CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO द्वारा संकलित किया जाता है। अगला है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। सेकंड, इसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। फोर्थ, हालांकि कई आलोचक ये तर्क देते हैं कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है, इसके लिए ये सूचकांक आम भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये 5वां पॉइंट है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसका आधार वर्ष। अब आपको इससे जुड़े हुए 2 नोट हैं वो भी याद रखने हैं। पहला है WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है यानी मापता है, जबकि CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। सेकंड, WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता, जबकि CPI में सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये 2 नोट हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन शब्द खबरों में। तो ये हम लोग इसको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन और परिवहन इत्यादि की कीमतों में होने वाली वृद्धि से है। सेकंड, मुद्रास्फीति के तहत समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। थर्ड, भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 2 मुख्य सूचकांकों थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी WPI और CPI द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तन को मापते हैं। फोर्थ पॉइंट, मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत होती है। 5वां, इससे अंततः आर्थिक विकास में कमी आ सकती है। 6, हालांकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति का एक आवश्यक स्तर बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये मुद्रास्फीति से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये रिपोर्ट स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री द्वारा जारी की गई। तो ये संगठन भी आपको याद रखना है जिसने इसे जारी किया। सेकंड पॉइंट, इसके मुताबिक सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, जबकि भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है, यानी पहले भी भारत दूसरे नंबर पर था। तो पहला यही आपको याद रखना है, सऊदी अरब फर्स्ट नंबर पर है। थर्ड, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में
वर्ष 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच 1/3 लगभग 33% की कमी आई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, इस अवधि में रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा अर्थात प्रथम स्थान पर आपूर्तिकर्ता देश था, जबकि वर्ष 2016 से 20 में फ्रांस और इजराइल क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश थे। पांचवा पॉइंट, वर्ष 2011-15 में अमेरिका भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन 2016-20 में अमेरिका से भारत का हथियारों का आयात पिछले 5 साल की अवधि की तुलना में 46% कम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2016-20 में अमेरिका भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, ये नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। थर्ड, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में हुई थी। तो ये सिप्री से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पोट्टी श्रीरामुलु खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 16 मार्च 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की जयंती पर उन्हें याद किया गया, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, आंध्र राज्य के एक अलग राज्य के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। थर्ड पॉइंट, इसके लिए उन्होंने 1952 में 58 दिन का आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को अनशन करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई और अंततः मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में, और किससे अलग करके, मद्रास प्रेसिडेंसी से। फोर्थ पॉइंट, 16 मार्च 1901 को मद्रास यानी चेन्नई में इनका जन्म हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाँचवा, वर्ष 1930 में श्रीरामुलु ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। 6, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने दलित समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर भी जोर दिया। नेक्स्ट है यूपीआई हेल्प फीचर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस फॉर मनी अर्थात भीम ऐप पर आसान शिकायत निपटान तंत्र उपलब्ध कराने के लिए यूपीआई हेल्प फीचर लॉन्च किया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये फीचर उपयोगकर्ताओं को लंबित लेन देन की स्थिति की जांच करने और इसके विरुद्ध शिकायत करने में सक्षम बनाएगा। थर्ड पॉइंट, आरंभ में ये फीचर केवल भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए उपलब्ध होगा। अगला है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये निगम वित्त वर्ष 2015-16 से ही लगातार घाटे का सामना कर रहा था। थर्ड, इसके घाटे से उबारने और लाभकारी बनाने की कोई संभावना नज़र नहीं आने के कारण इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। फोर्थ, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। तो ये मिनिस्ट्री भी याद रखनी है आपको जिसके अधीन ये आता है। नेक्स्ट है शेख मुजीबुर रहमान खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 17 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी इन्हें श्रद्धांजलि दी, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। बंगबंधु का शाब्दिक अर्थ है बंगाल का मित्र। थर्ड पॉइंट, शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित भारत के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा गांव में 17 मार्च 1920 को हुआ था। फोर्थ पॉइंट,
पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था और वर्ष 1971 में इसे पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया। ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके वे पहले राष्ट्रपति बने, यानी शेख मुजिबुर रहमान। 5वां पॉइंट, इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये शेख मुजिबुर रहमान से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है गुरु चेमनचेरी कुन्नी रमन नायर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केरल के कोझिकोड में 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, वे प्रसिद्ध कथकली नर्तक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, इनका जन्म 16 जून 1916 को हुआ था। फोर्थ, वे कथकली की कल्लादी कोडन शैली के विशेषज्ञ थे। पांचवा, कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6, कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों, जिनमें 7 हैं भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और ओडिसी ओडिशा का है, और सत्रिया असम का है, और मणिपुरी मणिपुर का है, में से एक है, यानी 7 तो ये हो गए और 8वां कथकली। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। अगला है प्रोजेक्ट REHAB यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग वीज खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इस परियोजना को कर्नाटक में शुरू किया गया है, तो ये राज्य आपको याद रखना है जहां इस परियोजना को शुरू किया गया है। सेकंड, ये मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया है। थर्ड, ये क्षेत्र नांगरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की परिधि पर स्थित है, जिसे मानव हाथी संघर्ष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। फोर्थ, ये परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की एक पहल है। पांचवा, यह KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। 6, ये मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम है। 7, मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा। अगला है नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं, ये पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट है, इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और वर्ष 1988 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। वर्ष 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 37वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। थर्ड, ये उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको याद ही रखना है, पता ही होगा आपको, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग खबरों में। तो ये भी पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा ही हुआ है, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेकंड, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। थर्ड, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम एवं योजना का निर्माण, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन का कार्य करता है। नेक्स्ट है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हम लोग इन पर नजर डालते हैं। पहला है, हाल ही में चीन ने हांगकांग की चुनाव प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। तो ये राज्य, ये आपको बात याद रखनी है, और ये कंट्री भी हांगकांग। सेकंड, अदानी समूह की एक फर्म अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के लिए कोलंबो में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने हेतु श्रीलंका सरकार द्वारा आशय पत्र दिया गया है, यानी लेटर ऑफ इंटेंट अर्थात LOI। तो ये आपको याद रखना है, जो अडानी कंपनी है उसे किस देश ने ये लेटर ऑफ इंटेंट दिया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया होगा।
हाल ही में खबरों में रहा भादर बांध किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी गुजरात में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खबरों में थे गुरु चेमनचेरी कुन्नी रमन नायर किस नृत्य से जुड़े रहे? ए ऑप्शन कथक से, बी कथकली से, सी सत्रिया से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कथकली से। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। दूसरा, ये व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमत में बदलाव को मापता है। तीसरा, इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब आपको उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के न्यूज़ सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।